नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल रिया टून्स पर। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाली भी है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि अधूरी कथा को सुनना या छोड़ देना अशुभ फल देने वाला होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं आज की यह सुंदर और भावनाओं से भरी कथा। यह कहानी भाईचारे, विश्वासघात और इंसाफ की तलाश की है। जब अपने ही खून से धोखा मिले तो इंसान की रगों में खौलता है बदला और दिल में जागती है इंसाफ की आग। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म अपनों का हक छीनना है, और ऐसा करने वाले को देर सवेर अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। सूरज की किरणें जब उस पुराने हवेली के छज्जों से टकराती थीं, तो लगता था जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। दाऊ नागपुरिया की वो हवेली किसी जमाने में राणा परिवार की शान थी। राणा हरिराम सिंह उस खानदान के मुखिया थे। दो बेटे, बड़का बेटा वीरेंद्र और छोटा आरव। वीरेंद्र हमेशा पिता के साथ खेतों में, मेहमानों में, पंचायत में आगे रहता था, और आरव उसे किताबों से प्यार था। शहर जाकर पढ़ाई की और वहीं नौकरी पकड़ ली। कई सालों से घर नहीं लौटा था, पर हर महीने पिता को चिट्ठी और पैसे भेजता रहा। हरिराम सिंह बूढ़े हो चले थे। एक दिन उन्होंने पंचायत बुलवाई और अपने जीते जी अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा करने का ऐलान किया। वीरू, तूने मेरा साथ निभाया है, पर आरव भी मेरा बेटा है। आधा आधा मिलेगा तुम दोनों को। वीरेंद्र का चेहरा कसैला हो गया। उसके भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा जिसने साथ दिया, मेहनत की, उसे आधा, और जो सालों से गायब है उसे भी उतना ही। पिता की तबीयत कुछ महीनों में बिगड़ गई। आरव को खबर दी गई। वो छुट्टी लेकर घर आया। जब कई सालों बाद आरव ने हवेली में कदम रखा, तो सब कुछ बदला बदला सा लगा। भैया, पिताजी कैसे हैं? आरव ने पूछा। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अब तो बस दुआओं का सहारा है। मगर आरव को एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है। पिता की देखभाल जैसे बस औपचारिकता बन गई हो। कुछ ही दिनों में हरिराम सिंह का देहांत हो गया। शोक के बाद जब वसीयत की बात आई, तो गांव के वकील ने चौंकाने वाली बात बताई। राणा साहब ने आखिरी वसीयत में अपनी सारी जायदाद वीरेंद्र सिंह के नाम की है। आरव का चेहरा सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? पिताजी ने मेरे सामने कहा था आधा आधा होगा। वीरेंद्र ने शांत भाव से कहा, बदल गया होगा मन, आखिर मैं ही तो रहा उनके साथ। तू तो बस चिट्ठियां भेजता रहा। आरव जानता था ये वसीयत बदली गई है, मगर कैसे साबित करे? आरव गांव में रुक गया। वो जानना चाहता था कि पिताजी ने क्या वाकई अपनी वसीयत बदली थी। उसने पुराने नौकर धनीराम से बात की। धनीराम कांपते स्वर में बोला, बाबूजी के आखिरी दिनों में कोई वकील नहीं आया था, ना ही किसी दस्तावेज पर उन्होंने दस्तखत किए थे। पर एक दिन रात को वीरेंद्र बाबू अकेले ही तहखाने से कुछ कागज लेकर निकले थे। आरव का शक अब यकीन में बदलने लगा। वो तहखाने में गया, जहां उसके पिता पुरानी दस्तावेज और जमीन की रजिस्ट्रियां रखते थे, मगर अलमारी खाली थी। अगर मैं साबित कर दूं कि वसीयत फर्जी है, तो कानून मेरे साथ होगा, आरव ने सोचा। मगर वीरेंद्र को भी इस बात का अंदेशा हो गया था। उसने गांव के कुछ गुंडों को आरव पर नजर रखने को कह दिया। इसी बीच आरव की मुलाकात हुई अपनी बचपन की दोस्त नैना से, जो अब गांव में अध्यापिका थी। नैना ने आरव को भरोसा दिलाया, मैं तेरे साथ हूं। अगर तू सच के लिए लड़ रहा है तो तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। नैना को याद था कि उनके पिता, रिटायर्ड तहसीलदार वर्मा जी, कभी राणा साहब के दस्तावेज संभालते थे। आरव, नैना और वर्मा जी ने मिलकर तहसील के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। एक फाइल में उन्हें एक दस्तावेज मिला, हरिराम सिंह की पहली वसीयत, जिसमें साफ लिखा था, मेरी संपत्ति मेरे दोनों बेटों को बराबर दी जाए। ये दस्तावेज गवाहों के दस्तखत के साथ था। तारीख भी हरिराम सिंह के आखिरी दिनों से पहले की थी। आरव की आंखों में आंसू थे। अब उसके पास सबूत था, पर क्या वो इसे सही जगह तक पहुंचा पाएगा? वीरेंद्र को खबर लग गई थी कि आरव को कुछ मिल गया है। एक रात तहसील से लौटते समय आरव की बाइक के ब्रेक फेल हो गए। वो गिरा, घायल हुआ, मगर जान बच गई। नैना ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। ये महज एक्सीडेंट नहीं था, उसने कहा। अब आरव जान चुका था वो अपने ही भाई के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जो किसी भी हद तक जा सकता है।
मगर आरव अब रुकने वालों में से नहीं था। अस्पताल की खिड़की से देखता आरव सोच में डूबा था। शरीर पर पट्टियां थीं, पर जहन में आग लगी थी। वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन अब मैं उसे दुश्मन से ज्यादा कुछ नहीं समझ सकता, उसने धीमे स्वर में कहा। नैना पास बैठी थी, उसकी आंखों में चिंता भी थी और एक दृढ़ता भी। हम कोर्ट जा सकते हैं आरव, हमारे पास सबूत है। ये वसीयत असली है और वो नकली। आरव ने एक गहरी सांस ली। कोर्ट जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे गांव वालों को सच्चाई बतानी है। 4 दिन बाद आरव ठीक हो गया। उसने पंचायत बुलवाई। गांव के बड़े बूढ़े, सरपंच और आसपास के लोग जमा हुए। वीरेंद्र भी आया, चेहरे पर दिखावटी आत्मविश्वास के साथ। आरव ने तहसील से मिली असली वसीयत पंचायत के सामने रखी। उसने वर्मा जी को भी बुलाया, जिन्होंने शपथ ली कि ये दस्तावेज असली है और वे खुद इसके गवाह हैं। गांव वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। वीरू, तूने हमें क्या बताया था कि बाबूजी ने सब तुझे सौंपा था? एक बुजुर्ग बोला। वीरेंद्र मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा तना हुआ था। तो क्या मैं झूठा हूं? क्या मेरा ही भाई नहीं कहता था कि उसे जायदाद से मतलब नहीं, शहर में मौज करता रहा, अब आया है हिस्सा मांगने? आरव ने धीरे से कहा, मौज नहीं कर रहा था भैया, हर महीने घर पैसे भेजे, पूछो धनीराम से। पिताजी की चिंता हमेशा रही, बस मौका नहीं मिला लौटने का, और हक कोई मानता नहीं, ये तो उसे मिलना ही चाहिए। पंचायत का निर्णय कुछ नहीं था, क्योंकि मामला अब कागजों का था। सबने कहा, ये तो अब कोर्ट ही तय करेगा। आरव और नैना ने जिला कोर्ट में केस फाइल किया, वसीयत में फर्जीवाड़ा और हक छीनने का। वीरेंद्र ने भी एक बड़ा वकील कर लिया। नाम था राजेश्वर प्रताप सिंह। चालाक, घुंघराले बाल और तीखी जुबान। पहली सुनवाई में ही राजेश्वर ने सवाल दागे, ये वसीयत आप लाए हैं, लेकिन ये कहां से आई? तहसील से कैसे मिली? किसने दी? आरव घबराया नहीं। उसने कहा, पुरानी रिकॉर्ड बुक से मिली, तहसील में दर्ज थी। ये रही रसीद और वर्मा जी का शपथ पत्र। वकील मुस्कुराया, पर मिस्टर वर्मा एक रिटायर्ड अफसर हैं, क्या आप उन्हें विश्वसनीय मान सकते हैं? अब नैना खड़ी हुई और खुद को वकील के सहायक के रूप में प्रस्तुत किया। उसने कोर्ट को बताया कि वर्मा जी के पास हरिराम सिंह की ओर से लिखे कई दस्तावेज थे जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुए। जज ने दस्तावेज जांचने के आदेश दिए और मामला अगली सुनवाई तक टल गया। इसी बीच रात को एक अजनबी आरव के घर की खिड़की के पास दिखा। नैना ने देखा, लेकिन जब तक वो बाहर गई कोई नहीं था। अगली सुबह उसके दरवाजे पर एक धमकी भरा नोट पड़ा था, जो अतीत में खुदाई करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। आरव ने पुलिस में रिपोर्ट की, पर कोई सबूत नहीं मिला। अब बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, जान की भी थी। वहीं वीरेंद्र का चेहरा गांव में उतरने लगा था। लोग उसे देखकर अब मुंह फेर लेते थे, मगर वो डरने वालों में से नहीं था। सच नाम की चीज को मिटाने के लिए अब वो नया पैंतरा चलने वाला था। अचानक कोर्ट में वीरेंद्र के वकील ने एक और वसीयत पेश की, जिसमें लिखा था कि आरव को नालायक घोषित किया गया है और उसे पिता ने हुक्का पानी बंद कर दिया था। ये वसीयत 6 महीने पुरानी थी और फॉर्मल दस्तावेज की तरह दिख रही थी। आरव चौंक गया। ये क्या है? राजेश्वर वकील ने कहा। जज साहब, अब सवाल ये नहीं कि कौन बेटा है, सवाल ये है कि कौन योग्य है। अब खेल बड़ा हो गया था। 2 वसीयतें, दोनों असली लगने वाली। कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए। दस्तखत, इंक, कागज की उम्र, सब कुछ। इस सब के बीच धनीराम ने आरव को बुलाया। बाबूजी ने मरने से 1 हफ्ता पहले मुझसे कुछ कहा था, जिसे मैं तब डर के मारे नहीं कह सका। क्या? उन्होंने कहा था, धनी, अगर कभी आरव आए और सच मानने लगे तो तहखाने के पिछली दीवार में एक संदूक है, उसमें उसका जवाब मिलेगा। आरव और नैना भागे भागे तहखाने पहुंचे। दीवार के पीछे एक लकड़ी का संदूक निकला, धूल में लिपटा पर सुरक्षित। उसमें एक पुराना वीडियो कैमरा था। जब उन्होंने उसे चार्ज करके चलाया तो उसमें एक रिकॉर्डिंग थी। मैं हरिराम सिंह अपनी होश हवास में ये कहता हूं कि मेरी सारी जायदाद मेरे दोनों बेटों में बराबर बांटी जाए। अगर किसी को ये वीडियो मिल रहा है तो समझ लेना कि मेरी लिखी वसीयत को मिटाया गया है। आरव की आंखें भर आईं। अब उसके पास असली गवाह था, पिता की आवाज। अगली सुबह आरव और नैना कैमरे में मौजूद उस वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर अपने वकील मनीष जैन के पास पहुंचे। मनीष आरव का कॉलेज का पुराना दोस्त था और अब एक तेज तर्रार वकील। मनीष ने वीडियो देखा, माथा खुजलाया और कहा, यार आरव, ये वीडियो तुम्हारा केस पूरी तरह पलट सकता है, बशर्ते कोर्ट इसे एडमिसिबल मान ले। हम इसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की धारा 65B के तहत दाखिल करेंगे, लेकिन हमें एक टेक्निकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी लगानी होगी।
वो मिल जाएगा, नैना ने कहा। मेरे कॉलेज में साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर भारद्वाज, मैं उनसे बात करती हूँ। उसी दिन वीडियो को हार्ड ड्राइव में कॉपी करके नैना प्रोफेसर के पास गई और उन्होंने अगले ही दिन एक तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने का वादा किया। उधर वीरेंद्र को जब पता चला कि आरव के हाथ कुछ पक्का लग चुका है, तो उसने दूसरी चाल चल दी। रात के अंधेरे में दो नकाबपोश आरव के घर में घुसे। मकसद था तहखाने में रखे सबूतों को मिटा देना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब तहखाने के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लग चुका था। सुबह जब आरव और नैना तहखाने में पहुंचे तो संदूक गायब था, अलमारी टूटी हुई और फर्श पर मिट्टी बिखरी थी। भैया को डर लग गया है, आरव ने गुस्से से कहा। मगर फिर नैना ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया, जिसमें दोनों नकाबपोशों की हरकतें रिकॉर्ड थीं। उनमें से एक की कलाई पर रक्षाबंधन की राखी बंधी हुई थी। पहचानने में देर नहीं लगी कि वो वीरेंद्र का गुर्गा शंभू था। अब ये फुटेज कोर्ट में जाएगा, नैना ने कहा। कोर्ट की अगली तारीख आ चुकी थी। मनीष ने केस को पेश करते हुए कहा, मान्यवर, मेरे मुवक्किल को गलत तरीके से संपत्ति से वंचित किया गया है। हमारे पास जो नई वीडियो वसीयत है वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हरिराम सिंह ने अपनी संपत्ति को बराबरी से बांटने की इच्छा जाहिर की थी। इस वीडियो के टेक्निकल प्रमाण और इसकी सत्यता की रिपोर्ट भी हम आपके समक्ष रख रहे हैं। वहीं राजेश्वर प्रताप ने अपने अंदाज में सवाल उठाया, एक वीडियो जिसे कभी भी एडिट किया जा सकता है। मान्यवर, अगर यही चलन हो गया तो लोग अपने बाप को मरने के बाद भी बोलते हुए दिखा देंगे। मनीष ने जवाब दिया, इस वीडियो को साइबर फोरेंसिक टीम ने सत्यापित किया है और इसे किसी भी प्रकार से एडिट नहीं किया गया। साथ ही इस वीडियो में वक्त, तारीख और रिकॉर्डिंग डिवाइस की डिटेल्स भी हैं जो इसे वास्तविक बनाती हैं। जज ने आदेश दिया कि वीडियो की पूरी जांच कराई जाए। उन्होंने फुटेज को देखने के लिए सरकारी साइबर टीम को बुलाया और कोर्ट की अगली तारीख तय की गई। वीरेंद्र बौखला गया था। उसने अब तीसरी और सबसे खतरनाक चाल चली। उसने गांव के कुछ नेताओं और पुलिस में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आरव पर एक झूठा केस दर्ज करवा दिया, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने का। अचानक एक दिन पुलिस आरव के घर आ गई। उन्होंने वारंट दिखाया और उसे हिरासत में ले लिया। नैना हक्की बक्की रह गई। क्या ये मजाक है? कोर्ट में मामला चल रहा है और बिना किसी जांच के उसे उठा लिया। मगर वीरेंद्र का प्लान यही था, आरव को डराकर केस वापस लेने पर मजबूर करना। आरव जेल में था मगर टूट नहीं रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, हमीद चाचा, जो पुराने समय में राणा परिवार की जमीनों की रजिस्ट्री के काम में शामिल थे। हमीद चाचा ने कहा, बेटा, जब तेरे अब्बा जिंदा थे उन्होंने मुझसे कुछ जरूरी नक्शे और दस्तावेज मंगवाए थे। उनमें एक नायाब चीज थी, कुल जागीर का असली नक्शा, जिस पर दोनों बेटों के नाम दर्ज है। क्या वो आज भी कहीं है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, चाचा ने धीरे से कहा, मैंने उसे अपने घर के पीछे मिट्टी के मटके में छिपा कर रखा था, क्योंकि मुझे डर था कि कोई उसे मिटा देगा। नैना ने जब ये सुना तो वह तुरंत हमीद चाचा के साथ गई और मिट्टी के मटके से वो दस्तावेज बाहर निकाले। सब पर सरकारी मोहर थी और यह किसी भी फर्जीवाड़े को ध्वस्त करने के लिए काफी था। मनीष ने कोर्ट में नया आवेदन देकर इन दस्तावेजों को सबूत के रूप में दर्ज करने की मांग की। जज ने अनुमति दे दी। अब आरव को जमानत भी मिल गई। कोर्ट में बहस फिर तेज हो गई। राजेश्वर अब बौखला गया। उसने तर्क दिया कि कुल जागीर का नक्शा पुराना है और आज के संदर्भ में अप्रासंगिक है। मगर मनीष ने तर्क दिया, मान्यवर, यही तो आरव के पिता की मूल भावना को दर्शाता है कि दोनों बेटों को बराबरी का अधिकार है। अब केस का पल्ला साफ तौर पर आरव की ओर झुक चुका था। इन तमाम हलचलों के बीच एक दिन नैना ने आरव को एक चिट्ठी दी जो उसकी मां ने मरने से पहले नैना को दी थी। अगर कभी आरव को उसका हक न मिले तो उसे ये चिट्ठी दे देना। उसमें मेरे कंगन भी हैं जो मैंने उसके लिए बचा कर रखे हैं। मैं जानती हूँ वीरेंद्र का दिल बदल रहा है, पर मेरा छोटा बेटा इंसाफ का हकदार है। आरव की आंखों में आंसू थे। माँ ने भी सब समझ लिया था और मुझे बेइंतहा चाहा भी। नैना धीरे से बोली, आरव, तुम सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हो। अब जब अगली सुनवाई का दिन आया, कोर्ट में भीड़ जमा थी। मीडिया भी इस मामले में दिलचस्पी ले रही थी। भाई ने भाई को ठगा जैसी सुर्खियां चल रही थीं। जज ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़ी, दस्तावेज देखे, वीडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि की और पुलिस रिपोर्ट में झूठे केस की साजिश को भी उजागर किया। अब फैसला करीब था, मगर तभी वीरेंद्र अचानक कोर्ट में खड़ा हो गया और बोला, मुझे कुछ कहना है।
कोर्ट रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र, जो अब तक हर सवाल का जवाब अपने वकील के जरिए देता आया था, आज पहली बार खुद खड़ा होकर बोल रहा था। जज ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। बोलिए श्रीमान वीरेंद्र। वीरेंद्र ने एक गहरी सांस ली, फिर आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस नहीं थी जिसकी उम्मीद कोई कबूलनामा सुनते वक्त करता है। मान्यवर, वीरेंद्र ने कहा, मैं इस अदालत को बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया था। हाँ, उन्होंने बचपन से ही आरव को ज्यादा प्यार दिया। जब वो शहर गया, बाबूजी ने हर महीने उसे पैसे भेजे, और जब मैं यहाँ रहकर खेतों में जान गंवा रहा था, तब भी उन्होंने मुझे कभी पूरा हक नहीं दिया। पूरा कोर्ट चौंक गया। ये कबूलनामा नहीं था, ये एक नई कहानी का आरंभ था। आप कहना क्या चाहते हैं? जज ने पूछा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैंने वो वसीयत बदली भी, तो वो सिर्फ अपना हक लेने के लिए किया, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी शायद भावनात्मक हो, मगर कानूनी नहीं। जज ने गंभीरता से कहा, आपने माना कि आपने वसीयत में हेरफेर की। मैंने कहा अगर किया तो। मनीष खड़ा हो गया। मान्यवर, ये अगर मगर का खेल अब बहुत लंबा हो गया है। अदालत के पास फॉरेंसिक सबूत हैं, गवाह हैं, और अब सीसीटीवी फुटेज भी जो दस्तावेजों की चोरी को दर्शाता है। फिर भी, वीरेंद्र बोला, क्या कोई अदालत ये तय कर सकती है कि माँ बाप का प्यार कैसे बांटा जाए? अगर संपत्ति बांटी भी जाए तो क्या मैं ये मान लूं कि मेरा बलिदान व्यर्थ था? जज ने शांति बनाए रखने को कहा। फिर कोर्ट में सभी दस्तावेजों की पुनः जांच के आदेश दिए और कहा कि अगली सुनवाई में अंतिम बहस होगी। बाहर निकलते हुए आरव चुप था। नैना ने उसका हाथ पकड़ा। तुम हार नहीं रहे आरव, पर यह लड़ाई अब सिर्फ कानूनी नहीं रही, ये भावनाओं की भी है। आरव ने धीमे स्वर में कहा। मेरे पास उसका जवाब है। नैना ने पूछा, क्या सच? अगले दिन आरव अपने पुराने कमरे में बैठा था, बचपन की चीजें निकाल रहा था। कुछ किताबें, एक लकड़ी की पेटी, माँ की सिलाई मशीन। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके पिता की हैंडराइटिंग में डायरी के कुछ पन्नों में साफ साफ लिखा था, वीरू मेहनत करता है, मगर उसका गुस्सा मुझे डराता है। आरव सीधा है पर दिल से साफ। मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि मैं दोनों को बराबरी से न दे सका तो दोनों को खो दूंगा। और फिर एक जगह लिखा था, मैं जानता हूं वीरू मुझसे नाराज है। शायद जब मैं ना रहूं तो वो मेरी मंशा को बदलने की कोशिश करे। अगर ऐसा हो तो आरव को ये डायरी मिले और वो जाने कि मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। आरव के हाथ कांप गए। ये उसकी लड़ाई की आखिरी कड़ी थी। जज ने दोनों पक्षों को अंतिम बहस के लिए बुलाया। मनीष ने आरव की तरफ से सभी सबूत रखे, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वीडियो, दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज, हमीद चाचा की गवाही और अंत में वह डायरी। मान्यवर, मनीष ने कहा, यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये उस इंसान की आखिरी इच्छा का सम्मान करने का मामला है जिसने जीवन भर दोनों बेटों से प्यार किया, मगर अंत में एक की चालों का शिकार हो गया। फिर राजेश्वर खड़ा हुआ। मान्यवर, हम मानते हैं कि दस्तावेजों में गड़बड़ी है, मगर क्या कोई डायरी, कोई वीडियो एक बेटे की सालों की मेहनत को कम कर सकती है? जज ने कहा, अब अदालत को फैसला सुनाने के लिए समय चाहिए। फैसले की तारीख तय हुई 3 दिन बाद। इन 3 दिनों में गांव में चर्चा थी। क्या वीरू को सजा होगी? क्या आरव हवेली में रहेगा? क्या अब राणा परिवार टूट चुका है? नैना और आरव घर के बरामदे में बैठे थे। तुम्हें पता है, नैना ने कहा, जब हम छोटे थे तो मैं हमेशा चाहती थी कि कोई राजकुमार आए और कहे, नैना चलो तुम्हें हक दिलाना है। आरव मुस्कुराया, तो क्या मैं वही राजकुमार हूं? नहीं, नैना बोली, तुम वो लड़ाका हो जो हक के लिए लड़ता है और चाहे टूटे मगर झुकता नहीं। आरव उसकी तरफ देखने लगा, कुछ कहने ही वाला था कि तभी फोन बजा। मनीष का था। आरव, तुम्हें तुरंत शहर आना होगा, एक नई हलचल मची है। आरव और नैना उसी रात शहर पहुंचे। मनीष ने बताया, वीरेंद्र ने हाईकोर्ट में अपील की अर्जी लगाई है कि लोकल कोर्ट का फैसला आने से पहले स्थगन आदेश दे दिया जाए। क्या? आरव चौंका। हाँ, और उसने नया सबूत भी देने की बात कही है। अब क्या नया झूठ गढ़ा है उसने? वो कह रहा है कि तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है। उसने एक निजी फोरेंसिक रिपोर्ट लगाई है। आरव अब गुस्से से कांप रहा था। तो ये कबूलनामा भी एक ड्रामा था ताकि सिंपैथी मिले और हाई कोर्ट में दबाव डाला जा सके। संभव है, मनीष बोला, पर हमें चुप नहीं बैठना है। आरव ने तय किया, वो अब कोर्ट में नहीं गांव में जवाब देगा। वो पंचायत बुलवाना चाहता था, सबके सामने। गांव में वो वीडियो दिखाना चाहता था, डायरी पढ़नी थी। वो लड़ाई जो अब कागजों से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंची थी, वहीं लड़ी जानी थी।
और इस बार नैना उसकी सिपाही नहीं, उसकी साझेदार थी। गांव का चौपाल, जो कभी सिर्फ बुजुर्गों की बैठकों का ठिकाना था, आज कोर्ट बन चुका था। हर घर से लोग आए थे, बूढ़े, जवान, औरतें, किसान और वो सब जिन्होंने कभी राणा हरिराम सिंह की रोटियां खाई थीं। गांव के बीच लगे पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी सी चौकी रखी गई थी। वहीं बैठा था मुखिया दीनू चौधरी, एक निष्पक्ष और इज्जतदार आदमी। दाईं ओर वीरेंद्र अपने कुछ समर्थकों के साथ, बाईं ओर आरव और नैना, मनीष साथ में। चौधरी साहब, आरव ने कहा, मैं यहाँ अदालत नहीं लाया, मैं यहाँ पिता की आखिरी इच्छा को लाया हूँ, जो इस गांव के हर पत्थर को मालूम थी। और फिर उसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने चलवाई। एक बड़ा प्रोजेक्टर लाया गया था और हर चेहरे पर एक ही चीज थी, सन्नाटा। हरिराम सिंह की आवाज गूंजी, मैं चाहता हूं कि मेरी जमीन और संपत्ति दोनों बेटों को बराबरी से मिले। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद घर टूटे। वीडियो खत्म हुआ। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरव ने डायरी निकाली और पिता के हाथों लिखी पंक्तियां पढ़ी। लोग चुपचाप सुनते रहे। वीरेंद्र की आंखें भर आई थीं, मगर वो गुस्से में भी था। तो क्या ये सब दिखाकर तुम साबित करोगे कि मैं गलत हूं? ये तो बस तुम्हारे पिता का प्यार दिखाता है, मगर मेरा हक नहीं। भीड़ से एक आवाज आई, शंभू, जो कभी वीरेंद्र का खास आदमी था। माफ करना मालिक, मैं चुप नहीं रह सकता। भीड़ पलटकर शंभू की ओर देखने लगी। वो तखाने की चोरी मैंने की थी, आपके कहने पर। वीडियो फुटेज में मैं था, और उस रात आपने कहा था कि अगर दस्तावेज मिले तो जला दूं, ताकि अदालत में आरव कुछ साबित न कर सके। वीरेंद्र की आंखों में डर और गुस्सा एक साथ उमड़ आया। वह खड़ा हुआ, तू झूठ बोल रहा है, तुझे पैसे दिए होंगे इन लोगों ने। नहीं मालिक, शंभू बोला, पैसे नहीं, इंसानियत मिली है अब। मुखिया ने गहरी आवाज में कहा। वीरेंद्र अब सच छुप नहीं सकता। मुखिया ने दोनों भाइयों को पास बुलाया। देखो बेटा, ये पंचायत अदालत नहीं है, लेकिन इंसाफ की पहली पाठशाला है। हमने तुम्हारे पिता की इच्छा देखी, सुनी और पढ़ी। हमने सबूत देखे और ये भी देखा कि कौन कौन उन्हें मिटाना चाहता था। वीरेंद्र चुप खड़ा था, उसका चेहरा झुका हुआ था। हमारा फैसला ये है, राणा हरिराम सिंह की सारी संपत्ति उनकी इच्छा अनुसार दोनों बेटों में बराबर बांटी जाएगी। और वीरेंद्र, तुम्हें अपने झूठ के लिए पूरे गांव से माफी मांगनी होगी। लोग तालियां नहीं बजा रहे थे। ये कोई जश्न नहीं था, ये न्याय का पल था। एक ऐसा पल जहां रिश्तों की दरारें भरी नहीं, पर उजागर जरूर हो गईं। पंचायत के बाद आरव अपने कमरे में बैठा था, चुपचाप। तभी नैना आई। मां की वही चिट्ठी हाथ में थी। पढ़ लो इसे फिर से, उसने कहा। आरव ने चिट्ठी खोली। मां ने लिखा था, बेटा आरव, अगर कभी तेरा हक छिने तो तू लड़ना, मगर बिना नफरत के, क्योंकि नफरत से घर टूटते हैं और मोहब्बत से दुश्मन भी बदल जाते हैं। आरव की आंखें भीग गईं। नैना, मैं नहीं चाहता कि वीरेंद्र को जेल हो या गांव से निकाला जाए। मैं चाहता हूं कि वो बदले, समझे, और शायद एक दिन भाई जैसा लगे। नैना बोली, तुम वही हो जो हर माँ अपने बेटे में देखना चाहती है। अगली सुबह वीरेंद्र चुपचाप आरव के सामने आया। मैंने सब कुछ खो दिया, उसने कहा। आरव खड़ा हुआ, उसके पास आया और बोला, नहीं भैया, तुमने सब कुछ पाया है, सच्चाई को। अब जो करोगे वो इस घर का भविष्य तय करेगा। वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे। पहली बार वो छोटा भाई नहीं, बड़ा भाई लग रहा था। टूटे हुए मगर सच्चे। शाम का वक्त था। हवेली की बड़ी बालकनी में दिया जलाया गया। आरव और नैना साथ खड़े थे और सामने वीरेंद्र खड़ा था, अकेला नहीं, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए। आज से हम फिर से भाई हैं, वीरेंद्र ने कहा। नैना मुस्कुराई, और ये हवेली फिर से घर है। इस कहानी का अंत यह सिखाता है कि हक सिर्फ कानून से नहीं, रिश्तों की गहराई से भी तय होता है। जहां प्यार हो वहां युद्ध नहीं होते, और जहां सच्चाई हो वहां जीत अवश्य होती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल VR टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।